आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं रचना बंसल। शुरुआत करेंगे इंडिया 100 की। हाथरस में डीआईजी शलभ माथुर पीड़िता के परिवार से मिले। डीआईजी ने सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। शलभ माथुर हाथरस के नोडल अधिकारी बनाए गए हैं। 7 दिन तक शलभ माथुर हाथरस में रहेंगे। हाथरस कांड पर एसआईटी 40 लोगों से पूछताछ कर रही है। नोटिस भेजकर सभी को बुलाया गया है। हाथरस केस में बड़ा खुलासा हुआ पत्रकार सिद्दीकी कफन के पास। हाथरस कांड को जातीय दंगों में तब्दील करने की जिम्मेदारी थी। हाथरस मामले में बड़ा खुलासा। सूत्रों के मुताबिक पीएफआई के मुखपत्र के संपादक के बैंक अकाउंट से भारी ट्रांजैक्शन हुआ। पुलिस ने पत्रकार को गिरफ्तार किया। रिमांड पर लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। पत्रकार के बाकी बैंक अकाउंट्स की तलाशी भी जारी है। ईडी ने कहा भीम आर्मी को पीएफआई से कोई फंडिंग नहीं मिली थी। पुलिस के मुताबिक राजनीतिक दल से जुड़े एक खनन माफिया ने भी फंडिंग की है। उस शख्स का नाम चीनी मिल घोटाले में भी शामिल है। यूपी में हिंसा के लिए जातीय संघर्ष कराने का फॉर्मूला निकाला गया था। आरोपी पत्रकार शाहीन बाग के पीएफआई कार्यालय का सचिव भी था। हाथरस में विदेशी फंडिंग मामले में ईडी ने पीएफआई से जुड़े हुए कई लोगों की बैंक डिटेल्स मांगी। हाथरस कांड का एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया। इसी जगह पर लड़की के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। वीडियो में लड़की की दराती और चप्पलें भी दिखाई दी हैं। दावा है कि ये वीडियो घटना के दिन का ही है। गाजियाबाद के बीजेपी विधायक के मामा की हत्या कर दी गई। विधायक के मामा नरेश त्यागी को 7 गोलियां मारी गई। बीजेपी विधायक अजीत पाल के मामा नरेश त्यागी मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। सिंहानी गेट इलाके में बदमाशों ने उनकी हत्या कर दी। बिहार चुनाव से पहले लालू यादव को चाईबासा ट्रेजरी मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत दी। हालांकि लालू अभी जेल से नहीं निकलेंगे। लालू ने चाईबासा ट्रेजरी में केस में अपनी आधी सजा पूरी कर ली है, जिसके बाद जमानत के लिए अप्लाई किया। लालू यादव की दुमका ट्रेजरी मामले में सुनवाई बाकी है। नवंबर में दुमका केस में भी सजा आधी पूरी हो जाएगी। बिहार में दूसरे चरण में होने वाली 94 सीटों के चुनाव के लिए आज से नॉमिनेशन की शुरुआत होगी। 16 अक्टूबर नामांकन का आखिरी दिन है। बिहार चुनाव में अब एक और राजनीतिक फ्रंट की एंट्री हुई। आरएलएसपी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने नया फ्रंट का ऐलान किया। फ्रंट की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा ही होंगे, जबकि फ्रंट के संयोजक देवेंद्र यादव होंगे। इस फ्रंट का नाम ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट रखा गया है, जिसमें कि कुल 6 पार्टियां शामिल हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत तमाम बड़े नेताओं ने रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि दी। आज एक दिन का राजकीय शोक। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन बिहार चुनाव में एनडीए की जीत का दावा कर रहे हैं। कहा बिहार में एनडीए की सरकार होगी, नीतीश बिहार के सीएम फिर बनेंगे। बिहार चुनाव में तेजप्रताप की सीट बदली जाएगी। आरजेडी महुआ सीट से तेजप्रताप के बदले मुकेश रोशन को टिकट देने की तैयारी में है। बिहार चुनाव में शिवसेना ने 20 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। शिवसेना 50 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उद्धव और आदित्य ठाकरे चुनाव प्रचार में शामिल होंगे। रामविलास पासवान का पार्थिव शरीर दिल्ली में उनके आवास पर रखा गया। प्रधानमंत्री मोदी ने रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत तमाम बड़े नेताओं ने रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि दी। एक दिन का राजकीय शोक रखा गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि दी। परिवार वालों से मुलाकात की। रामविलास पासवान का अंतिम संस्कार शनिवार को होगा। पटना के दीघा घाट पर राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का कल दिल्ली के एक अस्पताल में निधन हुआ। पासवान पिछले कुछ हफ्तों से बीमार थे। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट कर संवेदना जाहिर की। लिखा, देश ने एक दूरदर्शी नेता खो दिया। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन पर राहुल गांधी ने शोक जताया। घर जाकर श्रद्धांजलि दी। आईपीएल सीजन 13 के 23वें मुकाबले में आज राजस्थान की टक्कर दिल्ली से होगी। राजस्थान ने अब तक 2 जबकि दिल्ली 4 मैच जीतकर दूसरे स्थान पर है। आईपीएल के 22वें मैच में हैदराबाद ने पंजाब को 69 रन से हरा दिया। आईपीएल में पंजाब के खिलाफ हैदराबाद की यह सबसे बड़ी जीत है। हैदराबाद की ओर से राशिद खान ने 12 रन देकर 3 विकेट लिए, जबकि खलील अहमद और टी नटराजन ने 2-2 विकेट झटके।
जीत के साथ हैदराबाद पॉइंट्स टेबल में तीसरे स्थान पर पहुंच गई है। जॉनी बेस्टो ने शानदार 97 रन बनाए, उन्हें मैन ऑफ द मैच भी चुना गया। हैदराबाद के जॉनी बेस्टो अपने शतक से चूक गए, उन्होंने 55 बॉल पर 57 रन बनाए। हैदराबाद ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए 202 रन का टारगेट दिया। जवाब में पंजाब की टीम 16.5 ओवर में अब 132 रन पर ऑल आउट हो गई। पंजाब के निकोलस पूरन ने 17 बॉल पर सीजन की सबसे तेज 50 लगाई। पूरन ने 37 बॉल पर 77 रन की पारी की। पंजाब की शुरुआत अच्छी नहीं रही। मयंक अग्रवाल दूसरे ही ओवर में 9 रन बनाकर रन आउट हो गए। हैदराबाद के ओपनर्स के अलावा कोई भी बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाया। अब्दुल समद 8 रन, मनीष पांडे 1 रन बनाकर आउट हुए। देश में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में 70,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं। देश में कोरोना से 24 घंटे में 964 मरीजों की मौत हो गई। मरने वालों की कुल तादाद 1,06,000 के पार है। देश में कोरोना के अब तक 69,06,152 केस सामने आ चुके हैं, जबकि 8,93,592 एक्टिव केस हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,726 नए मरीज मिले हैं, जबकि 37 मरीजों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में कोरोना के अब तक कुल 14,93,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 13,000 से ज्यादा नए मरीज बढ़े हैं। राजस्थान के करौली में बुजुर्ग पुजारी को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश हुई। अस्पताल में पुजारी ने दम तोड़ दिया। मंदिर की जमीन को लेकर पुजारी से विवाद था। पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। फर्जी टीआरपी के खेल पर बड़ा खुलासा हुआ और फर्जीवाड़े में 3 चैनल्स का नाम सामने आया। पैसे देकर टीआरपी से छेड़छाड़ का आरोप है। फरीदाबाद में देर रात गाड़ियों के शोरूम में आग लगी। दर्जनों गाड़ियां जलकर खाक हो गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है। मेरठ में एसपी नेता धर्मेंद्र यादव की गाड़ी पर स्याही फेंकने का वीडियो वायरल हुआ है। स्याही फेंकने वाले लोगों ने जमकर नारेबाजी की। बागपत में एक युवक ने घर में घुसकर दिव्यांग महिला से रेप किया। पीड़िता ने पुलिस के पास पहुंचकर मामले की शिकायत की। आरोपी की तलाश जारी है। गाजियाबाद में मंचलों ने एक छात्रा के साथ छेड़छाड़ की। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश तेज हो गई है। मेरठ में बिजली चोरी की सूचना पर छापेमारी करने के लिए बिजलीकर्मी पहुंचे। बिजली विभाग के 2 कर्मचारियों से मारपीट हुई। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। हैदराबाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गृह मंत्री के घर का घेराव किया। कार्यकर्ता गृह मंत्री के घर में घुस गए और काफी देर तक हंगामा होता रहा। ग्रेटर नोएडा में एक नाबालिग को अगवा कर गैंगरेप की वारदात सामने आई है। पीड़ित परिजनों ने पुलिस पर मामला दर्ज नहीं करने का आरोप लगाया। सीएम से मदद की गुहार अब लगाई है। गाजीपुर में एक बीजेपी नेता की दबंगई का वीडियो वायरल हो रहा है। बीजेपी नेता गुंडई के दम पर दूसरे को पैसे खिलाते हुए दिख रहे हैं। नोएडा की सेक्टर 49 में बदमाशों ने एक युवक से मोबाइल लूट लिया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद है। सीतापुर में तेलंगाना पुलिस ने एक शातिर महिला को गिरफ्तार किया। महिला कुछ दिन पहले तेलंगाना से गहने और कैश चोरी करके फरार हो गई थी। नोएडा में पुलिस ने 2 बाइक चोरों को गिरफ्तार कर लिया। चोरों के पास से 5 बाइक और 7 मोबाइल बरामद हुए हैं। कानपुर में पुलिस ने एटीएम हैकर गैंग का भंडाफोड़ किया है। पिछले 1 साल में हैकर्स ने करीब 5 करोड़ रुपए फर्जी तरीके से निकाले हैं। कानपुर में पुलिस ने 80 किलो गांजे के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। तस्करी में कुछ शातिर महिलाएं भी शामिल हैं। हरियाणा के यमुनानगर में एक घर में आग लग जाने से मासूम समेत एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। कानपुर पुलिस ने आईपीएल में सट्टेबाजी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 2 अलग-अलग जगहों से 7 सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया है। पुणे में एनसीबी की टीम ने भारी मात्रा में ड्रग्स पकड़ा, जिसकी कीमत करीब 20 करोड़ बताई जा रही है। 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। यूपी के ललितपुर में पुलिस ने 2 शातिर तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। तस्करों के पास से लगभग 1.5 किलो गांजा और हथियार मिले हैं। कुशीनगर में पुलिस ने एक ट्रक से करीब 2 क्विंटल गांजा बरामद किया, जिसकी कीमत करीब 24 लाख है। दिल्ली के नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में भीषण आग लग गई। लाखों का माल जलकर खाक हो गया। आगरा में बिजली विभाग पर लापरवाही की वजह से एक शख्स की मौत हो गई, जबकि दूसरा शख्स पूरी तरह से झुलस गया।
दशहरा और दिवाली से पहले ईएमआई में राहत नहीं मिलेगी। आरबीआई ने पॉलिसी दरों में कोई बदलाव नहीं किया। आरबीआई ने रेपो रेट 4% पर बरकरार रखा है, जबकि रिवर्स रेपो रेट पर 3.35% पर है। लॉकडाउन की वजह से चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी में 9.6% की गिरावट आ सकती है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक लंबे लॉकडाउन ने इंडियन इकोनॉमी की कमर तोड़ दी है। एटीएम से ट्रांजैक्शन फेल होने और पैसे अगर कट जाएं तो बैंक को निश्चित समय में पैसे लौटाने होंगे। ऐसा नहीं करने पर बैंक कस्टमर को मुआवजा देगा। इन्फोसिस अमेरिका की एनालिटिक्स कंपनी ब्लू अकाउंट को खरीदने जा रही है। यह सौदा $125 मिलियन यानी कि करीब 915 करोड़ रुपए में हुआ है। फोर्ब्स इंडिया की ओर से भारत के 100 अमीरों की नई लिस्ट जारी हुई है। लिस्ट में इस साल महिलाओं के लिस्ट में किरण मजूमदार शॉ टॉप पोजीशन पर है। तेजस ट्रेन से सफर करने का इंतजार कर रहे लोगों के लिए खुशखबरी। आईआरसीटीसी ने कहा है कि 17 अक्टूबर से प्राइवेट तेजस ट्रेनों की सेवा फिर से शुरू होने जा रही है। साउथ कोरिया के उल्सान शहर में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में भीषण आग लग गई। हादसे में 49 लोग जख्मी हो गए। अमेरिका ने चीन को चेतावनी दी, कहा ताइवान का बलपूर्वक विलय करने की कोशिश बिल्कुल न करें। अमेरिका ने कहा कि चीन को ताइवान पर हमला करने से बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अमेरिका ने चीन के लिए एशिया में रणनीतिक घेराबंदी को तेज कर दिया है। हिंद महासागर में अमेरिका ने एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस रोनाल्ड रीगन तैनात कर दिया है। परमाणु शक्ति से चलने वाले इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर अमेरिका ने 90 घातक लड़ाकू विमान तैनात किए हैं, जबकि 3000 से ज्यादा मरीन तैनात हैं। अमेरिकी कवयित्री लुइस ग्लूस को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर को स्टॉकहोम में दिए जाएंगे। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 3 करोड़ 66 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 10,64,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। मैक्सिको में कोरोना से अब तक 82,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि 7,99,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। अमेरिका में कोरोना से संक्रमितों का आंकड़ा 78,15,000 के पार है, जबकि मरने वालों की संख्या 2,17,000 से ज्यादा। कोरोना से ब्राजील में अब तक करीब 1,48,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि 50 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। रूस में अब तक संक्रमितों की संख्या 12,60,000 के पार है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 22,000 के पार। बिग बॉस फेम एक्ट्रेस सना खान ने इस्लाम की वजह से बॉलीवुड छोड़ा। इंस्टाग्राम पर पोस्ट लिखकर ऐलान किया। सना ने अपने पोस्ट में लिखा, अल्लाह मुझे सफर में रास्ता दिखाए, शोहरत, इज्जत और दौलत के लिए शुक्रगुजार हूं।